पूरी दुनिया में इस वक्त वी हैव close to $40 trillion of total money supply in the world. How much is $40 trillion? अगर आपको एक पर्सपेक्टिव चाहिए, 1 million seconds is close to 12 days, 1 billion seconds is close to 32 years, and 1 trillion seconds is close to 32,000 years. That is the amount of money we have created so far. Now, what is money and how money is created and what is the evolution of money? वो समझने से पहले we need to get in the context कि पैसा क्यों क्रिएट किया गया, पैसे से पहले क्या सिस्टम था, और इस वीडियो में हम इसी चीज को क्लासिफाई करेंगे कि what was there before the money came into existence and how the monetary exchange has evolved over the years. Let's begin with the barter system. Barter system is a system जहां पर अभी पैसा इन्वॉल्व नहीं था, मनी अभी क्रिएट नहीं किया गया था, एंड बार्टर सिस्टम के अंदर इट वाज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, जहां पर वन कमोडिटी वाज एक्सचेंज विद अनदर कमोडिटी, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज हो रहा था, जहां पर अगर मेरे पास कोई सरप्लस कमोडिटी है और आपके पास कोई सरप्लस कमोडिटी है, हम आपस में कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट वुड बी द बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम के काफी सारे फायदे भी थे, काफी नुकसान भी थे, एंड इसके जो कॉन्स थे दे यूज्ड टू आउटवे द प्रोस। इसमें फायदे क्या क्या थे? सबसे पहला फायदा, मनी इन्वॉल्व नहीं था, दैट वाज द फर्स्ट प्रो रिगार्डिंग द बार्टर सिस्टम, देयर वाज नो यूजेज ऑफ मनी। अब ये क्या फायदा है? इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, जहां पर फॉर एग्जांपल इफ राइट नाउ जहां पर हम पैसा इस्तेमाल करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, फेडरल रिजर्व जो वहां का सेंट्रल बैंक है, वहां पर अगर वो टेपर टैंट्रम करेंगे या किसी पॉलिसी के तहत अपने डॉलर को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, उसकी वजह से इंडिया से कैपिटल आउटफ्लो शुरू हो जाएगा, इंडिया के लिए काफी महंगा हो जाएगा ऑयल को इंपोर्ट करना। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम विद द मॉनेटरी सिस्टम। पर जब पैसा ही इन्वॉल्व नहीं है और बार्टर का काम चल रहा है, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज हो रहा है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम इकोनॉमी में नहीं होती है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ द बार्टर सिस्टम वाज, बार्टर सिस्टम के अंदर देयर वाज लेस इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। Why? Because concentration of wealth का कॉन्सेप्ट उतना पॉपुलर नहीं था। अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर भी लेते, आपको कमोडिटीज को ही कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता, जो कि काफी डिफिकल्ट था। That is why in the barter system concentration of wealth was difficult, and because of that there was less inequality in the society. These were the two fundamental benefits of the barter system. What were the disadvantages of the barter system? Number one, it included double coincidence of wants. जब तक मेरी वांट और आपकी वांट आपस में हमारी वांट्स कोइंसाइड नहीं करेंगी, तब तक ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है, और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इतना आसानी से इकोनॉमी में आपको नहीं मिलता है। दैट इज व्हाई बार्टर सिस्टम के अंदर एक ट्रांजैक्शन करने के लिए आपका काफी ज्यादा कॉस्ट होता था। दैट इज व्हाई बार्टर के अंदर वी कॉल इट देयर वाज अ हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। नॉट ओनली दैट, अलोंग विद इट बार्टर सिस्टम में देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ डिविजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन नहीं था, बिकॉज आपको डबल कोइंसिडेंस चाहिए था और आपको कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज करना था, जो काफी डिफिकल्ट था। दैट इज व्हाई एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू क्रिएट ऑल द कमोडिटीज बाय देमसेल्व्स। तो स्पेशलाइजेशन का प्रोसेस काफी पीछे रह गया, डिविजन ऑफ लेबर काफी हैम्पर हुआ। वो तो मनी आने के बाद ही डिविजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन अपने अपने फील्ड में काफी पॉपुलर हुआ। नॉट ओनली दैट, बार्टर सिस्टम के साथ साथ एक और प्रॉब्लम ये था, that was the divisibility of value. अगर मुझे आपको कोई पैसे देने हैं या मुझे आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन करनी है, I have a commodity and you have another commodity, और हम इस commodity to commodity exchange को we want to take the exchange into consideration, उस चक्कर में आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है कि आप जो commodity दे रहे हो और उनसे जो commodity ले रहे हो, क्या उनका वैल्यू बराबर है, क्या एक commodity का वैल्यू ज्यादा तो नहीं है। उसके चक्कर में आपको वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा, एंड डिविजिबिलिटी ऑफ वैल्यू वाज अ प्रॉब्लम इन द बार्टर सिस्टम। नॉट ओनली दैट, देयर वाज अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ फंजिबिलिटी। अगर आपने किसी वैल्यू को डिवाइड भी कर दिया, फिर क्या उन डिवाइडेड पीसेस को इंटरचेंज किया जा सकता है? आज आपके पास अगर 10 रुपए का नोट है और दूसरे हाथ में दूसरा 10 रुपए का नोट है, आप आराम से इसको एक्सचेंज कर सकते हो, पर ये फंजिबिलिटी वाज नॉट पॉसिबल इन द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के साथ there was another problem of a measure of value or a unit of account, कि आपको किसी चीज का अगर इस वक्त कीमत तय करनी है
तो उसके साथ साथ लिखा होता है कि दिस आइटम इज वर्थ ₹1000 और 2000, दैट इज द मेजर ऑफ वैल्यू, दैट इज द यूनिट ऑफ अकाउंट। पर जब आपका पैसा ही नहीं है तो चीजों का मेजर ऑफ वैल्यू कैसे किया जाएगा? These were some of the fundamental issues of the barter system. Now, because of these issues, हमें लगा कि we should create a new form of exchange, जहां पर we called it the monetary exchange with the creation of money. Now, what is money? Economists say money is what money does. पैसा वो है जो पैसे का काम करेगा. Now, what are the functions of money? Money is a matter of functions for a medium, a measure, a standard, a store. तो ये क्या है? ये फंक्शंस में मैंने जो आपके सामने ये 4 फंक्शंस डाले, हाउ डू यू क्लासिफाई इट? आपके 2 प्राइमरी फंक्शंस है और 2 सेकेंडरी फंक्शंस है पैसे के. नाउ लेट्स डिफाइन द प्राइमरी फंक्शंस. सबसे पहला फंक्शन, मनी हैज टू बी मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यानी आपको कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज करने के लिए अब एक मीडियम की जरूरत है, और मीडियम हमेशा वही बनता है जिसकी हाई डिमांड हो. तो डिमांड जिसकी ज्यादा होगी इकोनॉमी में, वही मीडियम तैयार हो जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सेकंड, वी हैव द मेजर ऑफ वैल्यू. पैसा ऐसा होना चाहिए जिसमें आप हर चीज का वैल्यू डिटरमाइन कर सके, जिसमें हर चीज का वैल्यू मेजर किया जा सके. दैट इज द मेजर ऑफ वैल्यू. देन मनी हैज टू बी a standard of deferred payments. If there is a deferred payment, आपने कोई लोन लिया है, you have to pay back the loan, it should be paid back in terms of money. And finally, it has to be a store of value. Money ऐसा हो जिसमें पैसा स्टोर किया जाए, जिसमें वेल्थ स्टोर की जाए और फिर जाके उसको ट्रांसफर भी किया जाए. That is the 4 functions of money. शुरू पहले 2 are the primary functions and आखिरी 2 are the secondary functions of money. अब पैसा तो मैंने आपको बता दिया और डेफिनेशन भी यही है, मनी इज व्हाट मनी डज एंड दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी, दैट इज व्हाट मनी डज. नाउ पैसा, इसकी शक्ल क्या है, इसकी सूरत क्या है? पैसे की हमारे पास कोई सूरत नहीं है. पैसा पहले जमाने में कुछ अलग होता था और आज हमारे पास कुछ अलग किस्म का पैसा है. वी स्टार्ट विद द कमोडिटी मनी. दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन. जब पैसा शुरू हुआ था, सम कमोडिटीज वर कंसिडर्ड एज मनी. We know that in the commodity money, in the first stage of evolution, arrows and bows were considered money. We have also seen some societies where whale teeth were considered as money, like in Fiji. We have also seen in Indo-Pacific region, cowries were considered as money. We have seen that in North America, precisely in United States of America, until recently, tobacco was considered money. Cattle, sheep, and goats were considered as money. We know that these commodities in different societies were considered as money. इसी को इस्तेमाल किया जाता था as a medium of exchange, as a measure of value, as a store of value, as a standard of deferred payment. Now that was the beginning of money when these commodities were considered as money. पर प्रॉब्लम बाद में ये हुआ कि आपके लिए जो पैसा है वो जरूरी नहीं कि बाहर वाले के लिए भी वही पैसा हो. आपके लिए पैसा सीशल्स है, काउरीज है, उनके लिए पैसा कुछ और है. तो इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होगा? तो इट डिड नॉट ऑगमेंट इंटरनेशनल ट्रेड. उसमें प्रॉब्लम एक और था कि कमोडिटी मनी के अंदर इट वाज नॉट अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू. व्हाई? बिकॉज आप कैटल्स को स्टोर कर रहे हो, आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कर रहे हो, बट हाउ कैन यू स्टोर समथिंग व्हिच इज अ पेरिशेबल कमोडिटी? आपका पैसा ही पेरिश हो रहा है. तो दीज वर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विद द कमोडिटी मनी. आफ्टर द कमोडिटी मनी, slowly and gradually we shifted to metallic money. Now, what is metallic money? Some metals were considered as money. Now, first of all, we know gold and silver पर हमारी नजर गई और हमने उसी को पैसा कंसिडर करना शुरू किया. Gold and silver के साथ साथ we also have copper, nickel, steel, bronze, cupronickel coins. ये दुनिया भर में फैली और मेटल की शुरुआत हुई as money. Now, metal was considered as a medium of exchange. तो मेटल्स को ही पैसा कंसिडर करना शुरू किया गया. After the metallic money, we have also seen that because when this metallic money was in circulation, दो किस्म का पैसा आया. One is known as the full bodied system, जहां पर आपके मेटल के कॉइन के ऊपर जो फेस वैल्यू है, वो फेस वैल्यू बराबर होता था उस मेटल के अंदर जो मेटल इस्तेमाल हुआ है, कॉइन के अंदर जो मेटल का वैल्यू है उसके बराबर. Face value was equal to intrinsic value, and when your face and intrinsic value is similar, it is known as a full-bodied system. But later on, gradually we shifted to a token system.
जहां पर हमने फेस वैल्यू काफी बढ़ा दिया और इंट्रिंसिक वैल्यू काफी कम कर दिया। अब हमारे पास एक ऐसा पैसा था जिसके ऊपर तो लिखा था कि ये 10 रुपए की कॉइन है, पर उसके अंदर 10 रुपए का मेटल इस्तेमाल नहीं होता था। रीजन फॉर दैट इज लोग मेटल्स को मेल्ट करके उसको मेटल की तरह ही इस्तेमाल करते थे। कॉइन्स को करेंसी की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। अगर कॉइन्स में आपका मेटल का कंटेंट ज्यादा होता था या मेटल का वैल्यू ज्यादा होता था, लोग उस कॉइन को मेल्ट करके मेटल की तरह ही इस्तेमाल करते थे। दैट वाज द रीजन वी शिफ्टेड टू द टोकन सिस्टम, जहां पर हमने मेटल कंटेंट कम किया, वी कॉल इट डिबेसमेंट, और हमने फेस वैल्यू बढ़ा दिया, दैट वाज द टोकन मनी। आफ्टर दैट वी शिफ्टेड टू द पेपर मनी, जहां पर पेपर वाज कंसिडर्ड एज मनी नाउ, और पेपर में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू कंसिडर नहीं होता। पेपर के ऊपर जो फेस वैल्यू है वही उसका वैल्यू है। नाउ आप क्यों ऐसी कोई करेंसी इस्तेमाल करेंगे जहां पर उसके अंदर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, जो भी वैल्यू है बस उसके फेस पर है। इसको इसलिए इस्तेमाल किया गया इनिशियली बिकॉज पेपर करेंसी के पीछे वी हैड एन इक्वल अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। वी नो दैट द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड डॉलर वाज बैक्ड बाय गोल्ड। Every $35 could have been converted into actual amount of gold. हमारे पास 1 ounce of gold was equal to $35. इंडिया में भी गोल्ड स्टैंडर्ड ही था। Our paper currency was backed up by gold. We had a 40% reserve system, जहां पर जितनी भी करेंसी हम छपाते उसके पीछे we had a 40% gold. दुनिया पूरी गोल्ड स्टैंडर्ड पे काम कर रही थी। Then came the Bretton Woods conference, और ब्रेटन वुड्स के अंदर दुनिया भर ने गोल्ड स्टैंडर्ड से हटकर डॉलर को एज ए रिजर्व करेंसी समझा, और हमने अपनी रिजर्व में से गोल्ड को हटाकर डॉलर को रिजर्व समझा। अब जो भी करेंसी आगे छपेगी उसके पीछे आपका डॉलर ही रिजर्व बनेगा। हमने डॉलर को रिजर्व करेंसी क्यों समझा? बिकॉज इट वाज यूनाइटेड स्टेट्स दैट प्रॉमिस्ड द वर्ल्ड कि हम अपनी करेंसी को, दैट इज डॉलर को, गोल्ड के साथ पेग कर लेंगे, गोल्ड के साथ उसकी बैकिंग कर लेंगे। आपको बैकिंग करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी करेंसी को डॉलर के साथ पेग करो, क्योंकि हमने डॉलर को गोल्ड के साथ पेग किया है। दैट वाज द ब्रेटन वुड्स सिस्टम। देन केम द ईयर ऑफ 1960s, जहां पर वी अंडरस्टूड दुनिया भर में आपका जो रिजर्व करेंसी था दैट वाज डॉलर, एंड डॉलर के पीछे यूनाइटेड स्टेट्स ने गोल्ड रखा हुआ था, एंड एवरी $35 could have been converted for 1 ounce of gold, that is 28.3 grams of gold. दुनिया इसी सिस्टम पे काम कर रही थी। Then came the dollar overhang, और we call it the Triffin's dilemma. Dilemma कुछ यूं था, रॉबर्ट ट्रिफिन को लगा that यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इतना ज्यादा डॉलर छपा लिया है जितना उनके पास गोल्ड नहीं है। उनके पास बहुत ही ज्यादा कैश, बहुत ही ज्यादा फिजिकल करेंसी उन्हें प्रिंट कर ली है, and they do not have enough gold with them. And that is what was true, and it was accepted by United States in 1971, जब रिचर्ड निक्सन ने दुनिया भर को ये अनाउंस किया that US is suspending the dollar gold convertibility, और तब से लेकर आज तक कोई भी डॉलर कन्वर्ट अब नहीं हो रहा है गोल्ड में। अब दुनिया तो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका था फ्रॉम द गोल्ड स्टैंडर्ड टू द डॉलर एज ए रिजर्व करेंसी। अब डॉलर भी गोल्ड की बैकिंग से हट गया है, एंड दैट इज व्हाट इंडिया फॉलोड। इंडिया ने भी गोल्ड स्टैंडर्ड बंद कर दिया 1956 में। आफ्टर 1956 इंडिया शिफ्टेड टू अ मिनिमम रिजर्व सिस्टम, एंड व्हाट वाज द रिजर्व सिस्टम? आरबीआई जो करेंसी छपाएगा दैट इज रुपीज, उसके पीछे वी विल हैव अ टोटल रिजर्व ऑफ 515 करोड़, जहां पर 115 करोड़ का हमारे पास गोल्ड होगा और 400 करोड़ के फॉरेन एसेट्स। आफ्टर दैट इन 1990s वी आल्सो शिफ्टेड टू अ मैनेज्ड पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, जहां पर हमने 515 करोड़ से घटाकर अपने टोटल रिजर्व को सिर्फ 200 करोड़ पर लिमिट कर दिया, जहां पर 115 करोड़ का गोल्ड था और बाकी 85 करोड़ का हमारे पास फॉरेन एसेट्स। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमारे पास जो पैसा है इसको प्रिंट कौन करता है? When you talk about notes, तो सारे के सारे नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट इज प्रिंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर आरबीआई के गवर्नर का उस पर सिग्नेचर होगा। दीज आर लाइबिलिटीज फॉर द आरबीआई, और इसको हम एसेट कंसिडर नहीं करते, आरबीआई की लाइबिलिटी होती है, एंड दीज आर नोन एज प्रॉमिसरी नोट्स। प्रॉमिसरी नोट्स इसलिए बिकॉज इस पे आरबीआई गवर्नर का प्रॉमिस होता है
that I promise to pay the bearer the sum of value rupees 2000 or rupees 500. इस पे प्रॉमिस है आरबीआई गवर्नर का, आप फिलहाल के लिए इसको इस्तेमाल कर दो. If you want the real value, you can come back to me. I'll give you the real value. That is why you use paper currency right now. उसके अंदर कोई intrinsic value नहीं है. It is just backed up by the promise of RBI. It is backed up by the order of the government. Now we know that notes तो RBI से आते हैं, पर coins कौन mint करता है? Coins हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया mint करती है. We have 4 centers in India. We have a center in New Delhi, center at West Bengal, center at Hyderabad, and a center at Uttar Pradesh. We have 4 minting centers in India. वहां से आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया coins को mint करती है. Along with that, government of India also prints 1 rupee note, which is the standard of our currency. It is kept with the government of India. That is the total money supply in the form of physical currency that we have in India. Apart from that, paper currency के साथ-साथ आपको इन चीजों का भी ख्याल रखना है. What is a legal tender money and what is a non-legal tender money? ये भी पेपर स्टैंडर्ड में ही है. लीगल टेंडर पैसा वो पैसा होता है which cannot be refused from acceptance. अगर आपको कोई लीगल टेंडर पैसा दे रहा है, आप रिफ्यूज नहीं कर सकते. लीगल टेंडर पैसा ऐसा है which is backed up by the order of the government. वो रिफ्यूज करना is not possible. You have to accept payment in the legal tender money. आपका जितना भी पैसा है नोट्स और कॉइन्स की शक्ल में, वो सारा का सारा लीगल टेंडर पैसा है. ऑन द अदर हैंड वी हैव अ नॉन लीगल टेंडर मनी, जहां पर इट कैन बी रिफ्यूज्ड फ्रॉम एक्सेप्टेंस. फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपको चेक लेकर आ रहा है, आप चेक को रिफ्यूज कर सकते हो. कोई डिमांड ड्राफ्ट दे रहा है, आप उसको रिफ्यूज कर सकते हो. व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट बैक्ड अप बाय द कमांड ऑफ द गवर्नमेंट. इट इज जस्ट अ नॉन लीगल टेंडर मनी. आप उसको रिफ्यूज कर सकते हैं. लीगल टेंडर के अंदर वी हैव क्लासिफाइड दैट इनटू 2 फर्दर सेगमेंट्स. यू हैव अ लिमिटेड लीगल टेंडर. ये ऐसा पैसा है जो एक हद तक ही एक्सेप्ट हो सकता है. बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड इट कैन बी रिफ्यूज्ड. फॉर एग्जांपल, अगर कोई 50 पैसा पेमेंट कर रहा है आपको, वो मैक्सिमम 10 रुपए तक पेमेंट कर सकता है. बियॉन्ड 10 रुपीज यू कैन रिफ्यूज द पेमेंट. अगर आपके पास कोई 5-5 रुपए की कॉइन्स लेकर आ रहा है, एट अ मैक्स वो सिर्फ 1000 रुपए की पेमेंट कर सकता है. 1000 से ज्यादा की पेमेंट आप कॉइन्स में रिफ्यूज कर सकते हो. So coins are the example of a limited legal tender. On the other hand, RBI Act में लिखा हुआ है, RBI के notes can be used to settle any amount of payment. यानी आप RBI के notes में कितनी भी पेमेंट कर सकते हो. That becomes an unlimited legal tender, जिसमें कोई भी रिफ्यूजल नहीं हो सकता. नोट्स में आपको जितने पैसे देने हैं, किसी को भी देने हैं, आप बिना किसी हेजिटेशन के सारा पेमेंट कर सकते हो. But it has some reasonable restrictions, and that is what Finance Bill of 2017 has introduced a reasonable restriction on the payment done in currency notes. आप at max 2 से 3 लाख ही पेमेंट कर सकते हो in the form of cash, and remaining money has to be transferred through the banking transactions. So that was the legal tender classified into limited and unlimited legal tender. Beyond that, we also have money such as bank money. After the paper currency, we shifted to the bank money. What is bank money? Bank money is the money which is generated by the bank, and bank आपके 3 किस्म के orders generate करता है. We have at number 1 the paper order, जिसमें बैंक आपका checks, demand drafts, overdrafts release करेगा. On the other hand, we have electronic order, जिसमें बैंक can give you the services like NEFT, RTGS, IMPS and all that. And also we have plastic orders, जिसमें बैंक आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या हाइब्रिड कार्ड की सर्विसेज दे सकता है. That is the form of bank money in which आप UPI का भी इस्तेमाल कर सकते हैं for unified payment interface for digital transaction. अब यहाँ पर एक सवाल आपके दिमाग में ऐसा भी होगा कि जब हम ATM इस्तेमाल करते हैं और ATM आपका है एक्सिस बैंक का, और आप SBI के ATM मशीन पर जाकर वहां से पैसा निकालते हो, how does that happen? That happens through the national financial switch created by NPCI. आप अपना ATM कार्ड जैसे ही SBI की मशीन में डालते हैं, नेशनल फाइनेंशियल स्विच उसको रीडायरेक्ट करता है आपके खुद के बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पर, जहां से आपका पैसा डिडक्ट होता है. हर बैंक का एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है. RBI का भी एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, वी कॉल इट ई-कुबर, जहां पर RBI अपनी सारी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू द ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. Beyond the bank money, we have now created a digital currency known as the cryptocurrency.
जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है. It's entirely digital, working on the blockchain system. For the first time, it was created in the year 2009, जब आपका blockchain technology पर bitcoins introduce किए गए थे by some agent known as Satoshi Nakamoto. To this time, we don't know कि Satoshi Nakamoto है कौन, but we know that the system was a beautiful system created on the blockchain technology. तब से लेकर काफी सारी cryptocurrencies दुनिया भर में फैली. We have close to more than 2,000 cryptocurrencies right now in the world. And you need to remember that all these cryptocurrencies precisely are private owned cryptocurrencies. ये पैसा कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, किसी बैंक ने क्रिएट नहीं किया है, ये privately owned currencies है. That is why in a circular published in 2018, RBI banned all cryptocurrencies in India, but it was later on सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद 2020 मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने कहा that आप ये बैन नहीं लगा सकते because people in India, they don't use cryptocurrencies as a currency, but they use it as a crypto asset investment करने के लिए. आपका कोई काम नहीं है कि आप किसी asset को बैन कर सके. तो RBI's ban on all private cryptocurrencies was considered null and void and unconstitutional. But we know why RBI did that, because RBI अपनी खुद की cryptocurrency launch करना चाहता है by the name of digital rupee. वो इस साल के आखिर में या अगले साल के बिगिनिंग में आपके इंडिया में रिलीज हो सकती है. On the digital rupee, we'll have a dedicated session. Thank you so much. God bless you.